नमस्कार, न्यूज़ जेटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों की महापंचायत के बहाने विरोधियों पर मायावती का वार। हमीरपुर पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। वहीं लखनऊ में वैक्सीनेशन का महाअभियान। कन्नौज में अब गांव के नाम बदलने की भी उठी मांग। और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत के बहाने विरोधियों पर वार किया है। मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा है। मायावती ने अपने ट्वीट कर कहा कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय है। इससे निश्चय ही सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु यह बहुतों को असहज भी करेगी। इसके साथ ही मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि देश किसान है तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से भाजपा की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है। मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस व सपा के दंगा युक्त शासन की भी याद लोगों में मन में ताजा कर दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किसान महापंचायत को लेकर मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और मायावती ने समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस, बीजेपी सबको आड़े हाथों लिया है। मायावती ने 2013 के हुए दंगों को लेकर भी समाजवादी पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। वहीं इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर, जो है मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियों पर निशाना साधा है किसान महापंचायत को लेकर? जी, आपको बता दें कि किसान इस समय राजनीति का बड़ा केंद्र बिंदु है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसान महापंचायत हुई, लगातार हर कोई किसानों को वोट बैंक के रूप में देख रहा है। मायावती भी इसी क्रम में शामिल हो गई हैं। मायावती ने जिस तरह से ट्वीट कर सपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिला, तो कहीं न कहीं मायावती का प्रयास है कि जो सपा और गैर कांग्रेसी या गैर भाजपाई वोट है उसमें सेंधमारी की जाए, क्योंकि किसान आंदोलन में जहां भाजपा के विपरीत माहौल बन रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी एक विपरीत चेहरा है। 2013 के दंगों के बाद चाहे जाट समुदाय हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, वो भी समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद करता है। ऐसे में विकल्प बचता है कांग्रेस और बसपा। कहीं न कहीं इस समय बसपा की स्थिति कांग्रेस से अच्छी है और इसी क्रम में मायावती अभिषेक, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसान महापंचायत के सहारे सत्तारूढ़ पार्टियां फिर सत्ता में वापसी के लिए कोशिश कर रही हैं क्या? जी, आपको बता दें कि किसान आंदोलन की काट कहीं न कहीं भाजपा ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि अंदर खाने की माने तो प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की लगभग कल 1 घंटे मुलाकात हुई और वहां पर बैठ के महापंचायत पर चर्चा की गई। तो कहीं न कहीं कोई फार्मूला बीजेपी खोज रही कि किस तरह से रूठे हुए किसानों को मनाया जाए। चर्चाएं तो यह आ रही है कि किसान यूनियन का एक दूसरा गुट, भानु गुट, वह बीजेपी के समर्थन में एक बड़ा जन सैलाब किसानों का इकट्ठा करने जा रहा है अगले महीने, और एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी उनके द्वारा कराएगी, भानु गुट के द्वारा। तो तमाम राजनीतिक चर्चाएं हैं। इस समय राजनीति का केंद्र बिंदु किसान है और किसी तरीके से किसानों के सहारे लोग सत्ता में वापसी चाहते हैं या फिर जो सत्ता में बने हुए हैं वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि किसान महापंचायत के बहाने फिर से सत्ताधारी दल दोबारा से सत्ता में वापसी की उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हर एक सत्ताधारी दल किसान महापंचायत और किसान आंदोलन को वोटों में भुनाना चाहता है।
और ये खबर हम आपको लगातार बता रहे थे, जहां किसान महापंचायत को लेकर के बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी पार्टियों पर निशाना साधा है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई हुई। श्री कृष्ण ब्रजमान की याचिका पर यह सुनवाई हुई। जिला जज की अदालत में रिवीजन के तौर पर सुनवाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां श्री कृष्ण ब्रजमान की याचिका पर आज सुनवाई हुई। जिला जज की अदालत में रिवीजन के तौर पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से हम लगातार आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज श्री कृष्ण ब्रजमान की याचिका पर सुनवाई हुई। जिला जज की अदालत में रिवीजन के तौर पर सुनवाई हुई। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पवन, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के, जो श्री कृष्ण ब्रजमान भूमि की याचिका पर जो आज सुनवाई हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो जन्म स्थान की भूमि है उसे कब्जा मुक्त कराने के लिए यहाँ दावा किया गया था। अब तक 7 जो वादी हैं वो इस पूरे मामले में आ चुके हैं। लगातार इस पर जो सुनवाई है, न्यायालय लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कृष्ण जन्म स्थान की जो भूमि है उस पर जो कब्जा है, जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका कब्जा है पूरी तरह से, और इसको कब्जा मुक्त कराने के लिए ही इस मामले को न्यायालय तक ले जाया गया था। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट की अगर जुड़े हुए लोगों की बात करें, अगर उनकी हम माने, तो इस पूरी भूमि पर अभी तक जो स्वामित्व है, जो कब्जा है, वो पूरा कब्जा भले ही शाही ईदगाह मस्जिद का हो, लेकिन इसके बावजूद जो टैक्सेस जो भले ही निगम की तरफ से हो या अन्य कहीं हो, वो सारे टैक्स आज भी श्री कृष्ण जन्म स्थान जो भूमि ट्रस्ट है वही अदा करता आ रहा है। तो कहीं इस पूरे मामले पर, इस मामले को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है कि भूमि जो है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान की है। केवल विवाद की कोशिश करेंगे पवन, जो श्री कृष्ण ब्रजमान की याचिका पर जो सुनवाई हुई है, क्या इसमें अब अगली सुनवाई कब तक होगी और क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सुनवाई को लेकर के क्या कुछ मामला सामने आ सकता है आपके साथ? अभी नहीं दिया गया है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण ब्रजमान की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां जिला जज की अदालत में इसकी सुनवाई की गई और ये काफी लंबे समय से चला आ रहा मामला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई हुई और श्री कृष्ण ब्रजमान की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। जिला जज की अदालत में रिवीजन के तौर पर यह सुनवाई की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर यह सुनवाई हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये यूपी के हमीरपुर जिले में जलालपुर और राठ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 65 लाख की कीमत के बने और अधबने माल सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने 87 बोरा सुपारी, 2 बोरी तंबाकू और 5 मशीनें भी बरामद की है। इस मामले का खुलासा एसपी कमलेश दीक्षित के नेतृत्व में किया गया है। अवैध पान मसाला ले जाते हुए पकड़े गए। इनकी सूचना के आधार पर राठ में जब छापा मारा गया तो वहां पर 5 मशीनें और भारी मात्रा में पान मसाला और तंबाकू अन्य काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ, जो स्वास्थ्य के लिए नितांत हानिकारक है। ऐसे तत्वों से मिलकर बनाया जा रहा था पान मसाला। तो राठ पुलिस द्वारा जब दबिश दिया गया तो वहाँ में भी मशीनें और भारी मात्रा में पान मसाला बनाने का सामान बरामद हुआ, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसमें तंबाकू और सुपारी और अन्य तमाम केमिकल्स मिला करके बहुत दिनों से ये काम किया जा रहा था। जो राठ में सामान बरामद हुआ वो लगभग 30 लाख रुपए का है। इस प्रकार लगभग 65 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ, अवैध ढंग से संचालित हो रहा था। कुल 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और दोनों थानों में इसमें अभियोग पंजीत करके दोषी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को जेल भेजा जाए। वह इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमीरपुर से। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? जो ये अवैध गुटखा फैक्ट्री चल रही थी जिसको पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और इसमें तमाम लाखों रुपए का सामान भी पुलिस ने यहाँ पर बरामद किया है, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास?
जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला राठ कोतवाली क्षेत्र कस्बे का है, जहां पर ये काफी दिनों से एक अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित थी, जिसकी काफी दिनों से पुलिस को सूचना भी मिल रही थी, लेकिन गत दिवस चेकिंग के दौरान ये अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जहां पर इन्होंने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में इनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार से इनके गुटखा बरामद किया गया और उसके बाद पूछताछ के आधार पर भी इनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जहां से लाखों के कीमत का बना गुटखा बरामद हुआ है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो ये अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, ये फैक्ट्री कितने समय से चल रही थी और कहां से इसको चलाया जा रहा था? जी, ये जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, ये काफी लंबे समय से संचालित थी और पुलिस को इसकी भनक ही नहीं लग पा रही थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित के आगमन के बाद से जिले में अपराधियों की जो जिस प्रकार से धरपकड़ तेज हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों की उनसे उम्मीदें भी जगी हैं और उसके बाद में अपराधियों के खिलाफ कड़े से कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में ये शायद समय ये चेकिंग की जा रही थी, जिस दौरान ये अभी पुलिस के हत्थे चढ़े और उनकी निशानदेही पर ही इस फैक्ट्री चलिए, का बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमीरपुर से, क्योंकि ये अवैध गुट्टा फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिसमें कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लाखों रुपए का अवैध सामान भी इसमें बरामद किया गया है और ये गुटखा फैक्ट्री काफी लंबे समय से चली आ रही थी हमीरपुर में, जहां गुटखा फैक्ट्री को चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। सपा सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में घोटाला, समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में घोटाला सामने आया है। तत्कालीन एसडीएम समेत 2 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप निबंधक, लेखपाल सहित 8 अभियुक्तों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सपा सरकार में बने एक्सप्रेसवे में घोटाला सामने आया है, जहां तत्कालीन एसडीएम समेत 2 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप निबंधक, लेखपाल सहित 8 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले में आरोपी तत्कालीन एसडीएम समेत 2 तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप निबंधक, लेखपाल पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सभी पर तय सर्किल रेट से अधिक पर जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा दिलाने का भी आरोप है। और आइए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आज राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन का महाअभियान रखा गया। यूपी में आज एक बार फिर कोविड का मेगा वैक्सीनेशन किया गया। लखनऊ में आज 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 461 बूथ बनाए गए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया और इस दौरान करीब 461 बूथ बनाए गए और 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य भी रखा गया था। इस अभियान को सफल बनाने के लिए तमाम डॉक्टर्स व तमाम सहायक डॉक्टर्स यहां पर मौजूद थे और करीब 30 लाख लोगों को आज वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मद्देनजर 461 बूथ बनाए गए थे वैक्सीन सेंटर के। और उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि यूपी में लगातार वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है और जिसके मद्देनजर आज 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए यूपी सरकार की ओर से करीब लखनऊ में 461 बूथ बनाए गए थे। और इसी के मद्देनजर आज ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जा सके, क्योंकि आगामी तीसरी लहर के भी संदेश कई विशेषज्ञ दे चुके हैं। उसमें चाहे आईआईटी हैदराबाद की बात करें या अन्य संस्थानों की बात करें, क्योंकि कई संस्थान पहले से ही तीसरी लहर आने के संदेश भी दे चुके हैं, जिसके मद्देनजर वैक्सीनेशन का काम जोरों पर किया जा रहा है। और आइए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बिजनौर में गंगा में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव। बिजनौर में गंगा में अज्ञात युवक का तैरता शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। शव कई दिन पुराना होने की आशंका भी पुलिस बता रही है कि शव कई दिन पुराना है, जिसके चलते बिजनौर इलाके में काफी सनसनी का माहौल है। और लंबी जद्दोजहद के बाद शव को निकाला गया। थाना मंडावर की फतेहपुर सभा चंद गंगा का जो पूरा मामला है।
वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां यूपी के बिजनौर में गंगा थाना मंडावर के फतेहपुर सबाचंद गंगा नदी में एक अज्ञात युवक का शव तैरता मिला। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस और तमाम लोग वहां पर जद्दोजहद में जुटे हैं, सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और शव के कई दिन पुराना होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस व गंगा से निकाले गई शव को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। पूरा मामला मंडावर थाना क्षेत्र का है, जहां एक अज्ञात युवक का शव मिला है और पुलिस ने लंबी जद्दोजहद के बाद इस शव को निकाला है। पुलिस को आशंका है कि यह शव कई दिन पुराना है और लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने गंगा से इस शव को निकाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से लगातार बता रहे हैं, जहां तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस शव को निकालने के लिए लंबी जद्दोजहद पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये जो शव है इसको लेकर पुलिस को आशंका है कि ये कई दिन पुराना है, जो नदी में तैरता हुआ मिला है गंगा नदी में, और काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने इस शव को भी निकाल लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से मिल रही है, जहां सपा जिला अध्यक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां सपा जिला अध्यक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा, कार की परिक्रमा में एंट्री को लेकर पुलिस से भिड़ी अनुराधा चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां सपा जिला अध्यक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। कार की परिक्रमा में एंट्री को लेकर पुलिस से भिड़ी अनुराधा चौधरी। हम आपको तस्वीरें में भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अनुराधा चौधरी लगातार यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है और एनजीटी गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा को ग्रीन जोन घोषित। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा करती हुई जिला अध्यक्ष सपा की मिली है। कार की परिक्रमा में एंट्री को लेकर पुलिस से भिड़ी अनुराधा चौधरी। एनजीटी गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा को कर रहा है ग्रीन जोन घोषित। थाने पहुंचा यह पूरा मामला। सपा पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अनुराधा चौधरी और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनुराधा चौधरी किस तरह से पुलिस के साथ नोकझोंक कर रही है। गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा में कार की एंट्री को लेकर सपा नेत्री अनुराधा चौधरी और पुलिस में झड़प हुई है। दरअसल एनजीटी गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा में ग्रीन जोन बन रहा है, इसलिए यहाँ गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध है। फिलहाल पुलिस इस मामले में अनुराधा को थाने ले गई है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां कन्नौज से भाजपा सरकार में जिले और शहरों के नाम बदलने की होड़ में अब गांव के नाम बदलने की भी मांग उठने लगी है। ऐसे ही मामले में कन्नौज के एक संत ने डीएम को ज्ञापन देते हुए अपने गांव का नाम बदलने की मांग की है। कन्नौज सदर तहसील क्षेत्र में आने वाले गांव मियागंज का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। मामले में मियागंज निवासी कौशल किशोर नाम के संत ने डीएम को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि यह गांव ऋषियों की तपोभूमि है और जन्मस्थली रही है, इसलिए इसका नाम मियागंज से बदलकर ऋषि नगर रखा जाए। उन्होंने बताया कि यह 4 ऋषियों की जन्म स्थली रही है, इसलिए यहाँ लोग इसका नाम ऋषि नगर के नाम से जानना चाहते हैं। मेरा निवास मानीमू जो है, ये गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन स्वामी नारदानंद जी की पैतृक भूमि, उससे लगा हुआ जो मियागंज वो स्वामी नारदानंद जी की जन्मस्थली, कर्म क्षेत्र, जहाँ पे 4 संतों ने जन्म लिया। जो संत हमारे परम पूज्य नारदानंद जी सरस्वती, हमारे भजनानंद जी, उसके बाद में स्वामी सुखदेवानंद और विचारानंद, तो 4 संतों ने जो हमारे भारत में भारत की संस्कृति और सनातनी परंपरा को पुष्ट करने का काम किया। तो जो मियागंज जहाँ पे संत भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित रहे हो, तो क्यों ना वो मियागंज का नाम ऋषिनगर के रूप में, और हम लोग लगभग 20 वर्षों से अपनी आपस बोलचाल की भाषा में उसे ऋषिनगर के रूप में लिखते आ रहे हैं, लेकिन वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। इसलिए आज मैंने डीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिया मुख्यमंत्री के लिए, और हम क्षेत्रीय जनता जिसमें हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे ब्लॉक प्रमुख कन्नौज सदर के और क्षेत्रीय प्रधानों का बड़ा समर्थन है कि मियागंज को ऋषिनगर के रूप में वैधानिक मान्यता देके हम लोगों के उसको जो है बोलने में और लिखित रूप से मान्यता प्राप्त हो, इसलिए मैंने ज्ञापन।
वहीं कासगंज जनपद में संचारी रोगों से बचाव को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने जिला मुख्यालय पर जनपद के पत्रकारों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जनपद में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचारी रोगों से बचाव के लिए की गई तैयारियों के बारे में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने जनपद की जनता से अपील करते हुए कहा कि संयम बरते और कोई भी व्यक्ति झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। सभी व्यवस्था जनपद की CSC और PSC और जिला अस्पताल में मौजूद है। मेरा सभी अपने जनपद वासियों से अनुरोध है कि जो फीवर चल रहा है उसकी सभी दवाइयां हमारे जितने भी PHC, CHC और जिला अस्पताल में सब उपलब्ध हैं। सारी जांचों की व्यवस्था है। कहीं भी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, सीधे PHC, CHC पर जाएं। हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है। अगर कहीं किसी को समस्या आती है, उन कंट्रोल रूम पर जो हमारे कोविड के कंट्रोल रूम के नंबर थे ICCC के, उन पर कॉल करें। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जनपद में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। फिर भी इसका सबसे बड़ा वो है कि साफ़ सफाई रखें, अपने घर के आसपास पानी ना फैलने दें, पानी ना भरने दें। अगर कहीं जल जमाव है भी तो उस पर मिट्टी का तेल या कोई जली हुई मोबिल वगैरह डाल दें। उससे मच्छर मतलब बिल्कुल वहाँ पनपता नहीं। दूसरा, ये मच्छर दिन में काटता है, जो डेंगू का मच्छर है वो दिन में काटता है। तो सभी से अनुरोध है कि अपने फुल स्लीव्स की शर्ट पहने, पूरे कपड़े पहन करके बच्चों को स्कूल भेजें, पहना करके भेजें। इसके अलावा अगर रात में मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें और इलाज के लिए बिल्कुल झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ें। और वो गलत इलाज करते हैं, उसके बाद कोई दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति का स्वयं का भी नुकसान होता है और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। सभी लोग अपने सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था की हुई है और हमारे यहाँ ना तो दवाइयों की कोई कमी है, ना जांच की हमारी जो जांच के लिए वो चाहिए उसकी कोई कमी है। तो मेरा आपके माध्यम से ही अनुरोध है कि सब लोग थोड़ा संयम बरतें, साफ सफाई रखें और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराएं या कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर हैं या अन्य तरीके के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ इलाज कराएं। बिजनौर का गंगा किनारे बसा फतेहपुर सभाचंद गांव, जिसकी आबादी तकरीबन 2000 के करीब है, पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में गंगा किनारे बसे लोगों का जीना मुहाल है। गंगा लगातार तेजी से कटान कर रही है, जिसकी वजह से कई गाँव में किसानों की लहलाती गन्ने व धान की तैयार फसल गंगा में समा रही है। साथ ही गंगा के तेज कटान से कई घर व सड़कें भी गंगा के तेज बहाव में बह गए हैं। सरकारी प्राथमिक स्कूल भी गंगा की जद में जा पहुंचा है। किसानों के सामने फसल नष्ट होने से रोजी रोटी के लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंगा कटान हो चुका है और जो हमारा गांव है वो पूरा ढह चुका है और प्रशासन की ओर से यहाँ पे कोई मदद नहीं हुई है और जो फसलें हैं हमारी और यहाँ पे जो सब वो बर्बाद हो चुका है गंगा कटान से। अधिकारी जो लोग आते हैं और वो थोड़ा बहुत करके कि हाँ हो जाएगा और थोड़ा बहुत बल्ली वगैरह लगा के चले जाते हैं। क्या किसानों को अभी मुआवजा मिला, कोई नाप नो, तोल हुई? किसी को भी नहीं मिला है। क्या क्या फसलें होंगी जो तबाह हो गई गंगा में? सर यहाँ पे गन्ना की ज़्यादा अधिकतर खेती होती है और गन्ना ही यहाँ पे बह चुका है लोगों का और जो धान की खेती है वो भी बर्बाद हो चुकी है। तो पशु के लिए चारे के लिए दिक्कत आ रही होगी? हाँ सर, पशुओं के चारे की दिक्कत आती है यहाँ। वहीं यूपी के मेरठ जिले में बदलते मौसम के कारण एक बार फिर से लोग खांसी, जुकाम व बुखार का शिकार होने लगे हैं। वहीं सबसे अधिक मरीजों की संख्या वायरल बुखार से पीड़ितों की रही है। जिला अस्पताल में जो भी लोग पहुंच रहे हैं, डॉक्टर उनकी जांच कराकर इलाज करा रहे हैं। साथ ही आम बुखार के साथ साथ अब डेंगू बुखार ने भी जिले में दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसके लिए डॉक्टर लोगों को डेंगू और वायरल फीवर से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं मेरठ से, जहां डेंगू व वायरल फीवर के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टर व जिला अस्पताल की डॉक्टर लगातार लोगों को इसके बचाव से जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। साथ ही लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से इसके प्रति हम जागरूक हो सकते हैं और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि रात को सोते समय मच्छरदानी का यूज करें ताकि बीमारी से बचा जा सके। इसमें सबसे बढ़िया बचाव ये है कि जहाँ पर भी बारिश का पानी भरा हुआ है उसमें किसी भी कंटेनर में है, किसी भी कूलर में है या कहीं भी है, तो उस सारे पानी को गिरा दें और उसको कहीं भी जल भराव ना होने दें।
और दूसरा इसमें ये है कि हमारा जैसे हमारे यहाँ से आशा के द्वारा और प्रधान के द्वारा हम लोग एंटी लार्वा स्प्रे करा रहे हैं। कल भी हमारी टीम गई थी एंटी लार्वा स्प्रे करने के लिए। और जितने भी लोग ऐसे कोई हमें लगते हैं कि जो फीवर है, जिनको बुखार है, उन सभी की हम स्क्रीनिंग करते हैं, डेंगू टेस्ट करते हैं, मलेरिया टेस्ट करते हैं और कोविड टेस्ट करते हैं। बाकी इसमें जो ट्रीटमेंट का है, अगर हमें कंफर्म होता है, हम एक जांच यहाँ से PRLR के लिए भेजते हैं। अगर उसमें भी कंफर्म आता है तो उस मरीज को भर्ती होने की सलाह दी जाती है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।